एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और सेशन में। और इस वीडियो में मैं नवंबर 2025 के वीक नंबर 4 के अंदर बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इस क्लास की पीडीएफ जरूर आप लोगों को इस सेशन के खत्म होने के बाद पढ़नी है, जिसके अंदर सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड होंगे मेरे एप्लीकेशन पर। वो एप्लीकेशन के बारे में संबंधित जानकारी क्लास के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल है। सेशन को लाइक जरूर करके जाएंगे। पहला सवाल नवंबर 2025 वीक नंबर 4 का ये रहा आपके सामने। तो पहला सवाल पूछता है कि विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट टाइटल एट द सिक्स्थ नेशनल वाटर्स अवार्ड 2024। छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में बेस्ट स्टेट का खिताब किस राज्य के द्वारा जीता गया? तो ये जो आपके नेशनल वाटर अवार्ड्स है 2024 के अंदर, इसका ये 6th एडिशन था, जिसमें जो इंडिया के वाटर मैनेजमेंट एफर्ट्स है ना, उनको हाईलाइट किया गया। खासकर जो बढ़ते वाटर स्ट्रेस और क्लाइमेट चैलेंजेस है ना, उनके कॉन्टेक्स्ट में चीजों पर ध्यान दिया गया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा पहला सवाल के बेस्ट जो स्टेट है वो कौन सा रहेगा, तो इस पर महाराष्ट्र पहले तो आप लोगों को आंसर करना है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा, तो उसमें आपको गुजरात याद रखना है। आपको थर्ड नंबर पर अगर पूछा जाए तो उसमें आपको हरियाणा का नाम याद रखना है। मेरे ख्याल से ये वाला जो सवाल है वो पिछले क्लास के अंदर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगली चीज ये आपसे पूछेंगे कि कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट के द्वारा ये अवार्ड ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के नीचे एक डिपार्टमेंट आता है, उस डिपार्टमेंट का नाम आपसे पूछेंगे तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। यहां पर लिख लेते हैं हम, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इस डिपार्टमेंट के द्वारा इस आपके अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। उद्देश्य क्या है? जो वाटर कंजर्वेशन है उस पर अवेयरनेस फैलाई जाए, जो बेस्ट वाटर यूज प्रैक्टिसेस है उनको प्रमोट किया जाए। इस प्रकार के ये अवार्ड है, मल्टीपल कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट अभी अन्न दर्पण प्लेटफॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अन्न दर्पण, ये पूछ रहे हैं कि किस संगठन के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करा गया है। तो चर्चा में क्यों है? जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम पीडीएस के नाम से भी जानते हैं, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए इस अन्न दर्पण डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ओके, अब हमसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस इंपॉर्टेंट न्यूज से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि इसको लॉन्च कौन कर रहा है, तो इसमें आपका एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। इससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट सिस्टम हुआ करता था जिसको कहा जाता था डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम। डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम, इस सिस्टम को रिप्लेस करा गया है आपके इस अन्न दर्पण प्लेटफॉर्म के द्वारा। अब ये करेगा क्या? अन्न दर्पण प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोक्योरमेंट का काम करेगा। जो भी स्टोरेज और वाटर वेयर हाउस की आपकी सर्विसेज है उनके बारे में आइडिया देगा। जो मूवमेंट हो रहा है, जो सेल्स हो रही है, जो क्वालिटी चेक्स है, जो लेबर मैनेजमेंट है, उन सभी का ये काम करेगा। तो एफसीआई के द्वारा इसको मैनेज करा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे भी। नेक्स्ट है एटीएसीएमएस। व्हाट इज दिस एटीएसीएमएस? ये है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। बताइए कि कौन से देश के द्वारा इसको विकसित करा गया है। तो हुआ क्या? यूक्रेन ने रिसेंटली यूएस के द्वारा अपना सप्लाइड आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का यूज चाइना के अंदर टारगेट पर स्ट्राइक करने के लिए किया। तो यूक्रेन ने किया, यूएसए से सप्लाइड था, तो डेवलप कौन कर रखा होगा इसको? यूनाइटेड स्टेट्स ही कर रखा होगा ना। तो इसी पर आधारित आपसे ये चीज पूछ सकते हैं। तो ये जो आपका एटीएसीएमएस है, इसका फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर इनके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंपनी है जो कि डिफेंस के संबंधित जो इक्विपमेंट होते हैं उनको डेवलप करती है। वो भी एक बार आपसे अलग अलग एग्जाम में उस कंपनी का, उस डेवलपर कंपनी का नाम पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा लॉकहीड मार्टिन।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉकहीड मार्टिन, इस कंपनी का नाम है। तो ऐसी कंपनी के भी नाम हमारे पास होने चाहिए। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया। अफ्रीकन स्वाइन फीवर बहुत ज्यादा चर्चा में था। अभी पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का है। तो हुआ क्या ना, असम की गवर्नमेंट ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर या फिर एएसएफ के स्प्रेड को रोकने के लिए एक इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को, जो भी पिग्स वगैरह है उसको बैन कर दिया है। जो सुअरों की इधर उधर मूवमेंट होती थी ना, उसको बंद कर दिया है ड्यू टू इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब इस एएसएफ को लेकर हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। ये किस प्रकार का है? ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है। तो यहां पर ये एक विषाणु जनित रोग के रूप में हमें याद रखना है, जो कि जो डोमेस्टिकेटेड सुअर होता है ना, उनको प्रभावित करता है। जो वाइल्ड बोर होता है, इनको भी प्रभावित करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ेंगे भाई। लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी कि लीड आईटी वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय विच टू कंट्रीज? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी किन दो देशों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया? चर्चा में क्यों है? तो इंडिया ने सीओपी जो 30 हुआ था, सीओपी 30 के अंदर यूएनएफसीसी, इसकी आपने नाम सुनी होगी यूएनएफसीसी। तो इंडिया ने इस यूएनएफसीसीसी सीओपी 30 बर्लिन ब्राजील में इस लीड आईटी नामक जो राउंड टेबल है ना, उसको एड्रेस किया। इंडस्ट्रियल जो डिकोबोनलाइजेशन है उसके ऊपर इसमें फोकस किया गया। अब इस लीड आईटी को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इसको लॉन्च कब करा गया था? तो 2019 के अंदर इसको लॉन्च करा गया था इंडिया और स्वीडन के द्वारा। इंडिया और स्वीडन का है। अच्छा ये रहा ना, स्वीडन एंड इंडिया। तो ये वाला आपका आंसर रहेगा सीओपी 30, जो कि ब्राजील के अंदर आपका चल रहा था, बर्लिन के अंदर। वहां पर इसका इन्होंने लीड आईटी राउंड टेबल को एड्रेस किया है, तो इसलिए चर्चा में था। एक और सवाल है यहाँ पर पूछ सकते हैं कि भाई जो लीड आईटी है यानी कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है, इसको सपोर्ट किसका दिया गया है? तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सपोर्ट है, डब्ल्यूईपी का सपोर्ट है, जिसका जो मुख्य गोल है वो क्या है कि भाई नेट जीरो एमिशन हम हैवी इंडस्ट्रीज से जनरेट करने का टारगेट रखेंगे बाई 2050। तो ये एक इंपॉर्टेंट, आपको इसका एम भी याद रखना है कि मेन गोल क्या है इस ग्रुपिंग का। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बीवीएस 10 सिंधु डेथ वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? बीवीएस 10 सिंधु क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? तो हुआ क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर, आपने एल का नाम सुना होगा जिसको लार्सन एंड टर्बो के नाम से जानते हैं, और उनके साथ जो बीएई सिस्टम्स है, उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए इस बीवीएस 10 को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से जीत लिया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीवीएस जो 10 है, ये सिंधु, ये क्या है? स्पेशलाइज्ड ऑल टेरेन आर्मर्ड व्हीकल है। तो क्या है ये? एक स्पेशलाइज्ड ऑल टेरेन आर्मर्ड व्हीकल है। तो ये इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेडेड वर्जन है बीवीएस 10, जो ब्यूवुल्फ व्हीकल सिस्टम 10 होता है उसका। तो ग्लोबल यूजेज इसका ये है कि अब इसको ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, यूक्रेन और यूके जैसे कंट्री भी यूज करते हैं। और इसको ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया था? जर्मन आर्मी के द्वारा दिया गया था। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि भाई ये है क्या। चर्चा में मैंने आपको बताया कि इसलिए कि जो एल है, एल और बेस सिस्टम ने इंडियन आर्मी के लिए इसका एक प्रकार से सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीत लिया था। ओके, नेक्स्ट है NASAMS यानी कि नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम was jointly developed by which two countries? किसकी मैं बात कर रहा हूं? NASAMS। तो हुआ क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान को इस NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नियरली 700 मिलियन इवन डॉलर सेल को अप्रूव कर दिया है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमें जानना जरूरी है कि ये NASAMS है क्या? तो ये नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि मीडियम रेंज जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा।
अभी डेवलप्ड किसके द्वारा करा गया है? ये यूएस की कंपनी है रेथियोन, उनके द्वारा इसको डेवलप करा गया है। और नॉर्वे की कंपनी है कोन्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस, उनके द्वारा किया गया है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्वे के द्वारा ये आपका डेवलप करा गया है। चर्चा में क्यों था ये? क्योंकि यूएस ने इसको ताइवान के साथ इसको लेकर एक अप्रूवल लिया है। अगला है भाई रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन, ये पूछ रहे हैं कि कौन से भारतीय राज्य के अंदर। अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि कई डेकेड्स के बाद एक वाइल्ड टाइगर ने गुजरात में परमानेंट प्रेजेंस को स्टैब्लिश किया, और इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट चर्चा बन गई आपका रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लोकेशन पहले तो आप लोगों के लिए इसकी आंसर आपको याद रखनी है, गुजरात। लोकेटेड कहां पर है? गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो चर्चा में क्यों था वो मैंने आपको बताया। ये जो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर करा गया था? 1982 के अंदर डिक्लेयर करा गया था। इसको रतन महल स्लोथ बियर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, और गुजरात का ये हाईएस्ट स्लोथ बियर पॉपुलेशन वाला एरिया है। तो ये भी हमारे साथ आपका एग्जाम में बन सकता है। ओके। आगे बढ़ेंगे। हु वाज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024? अवार्ड एंड ऑनर्स की कैटेगरी से ये आपका सवाल बन सकता है। 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया वो मिशेल बिशलेट को ये अवार्ड दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया। अब आप पूछेंगे कि ये जो मिशेल जी हैं ये कौन है, इनके बारे में बताइए। तो ये चिली की फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट है। कौन है? चिली की फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट। इस प्रकार से भी इनको याद रखना है। तो 2006 से 2010 तक ये प्रेसिडेंट यहाँ पर रही, फिर 2014 से 18 तक रही। इसके अलावा यूएन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स पर भी ये काम कर चुकी हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने में, टैक्स रिफॉर्म्स लाने में, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए, जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव्स में बहुत बड़ा नाम इनका रहा। तो इनका नाम याद रखेंगे, मिशेल बाशेलेट, जिनको ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 के लिए दिया गया। आगे बढ़ेंगे भाई। वेयर वाज द रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 हेल्ड? रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 का आयोजन इन चार विकल्प में से बताना है कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन पहले तो याद रखेंगे नई दिल्ली में हुआ, पहले ये पॉइंट को रख लेंगे। जिसका फोकस क्या है? ये ग्लोबल साउथ के लिए डिजिटल हेल्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि भाई जो इंटर ऑपरेबल और स्टैंडर्ड बेस्ड डिजिटल हेल्थ सिस्टम होते हैं ना, उनको प्रमोट करता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। तो इसका जो आयोजन करा गया वो नई दिल्ली के अंदर करा गया। नेक्स्ट है वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए वो कौन से देश के अंदर है? वेस्ट सिटी जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछ रहे हैं। तो नेपाल ने वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक सर्वे लाइसेंस डेडलाइन को एक्सटेंड किया, और जो इंडियन पीएसयू है, कौन सी? एस जे यूएन, इसके शेयर भी देखे होंगे आपने, एस जे वी एन, ठीक है। और एनएचपीसी को हिमालयन हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में सपोर्ट दिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो वो नेपाल के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी पर है, तो ये सेती रिवर के ऊपर ही आपका लोकेटेड है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 750 मेगावाट कैपेसिटी का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। मॉनसून में पानी स्टोर करके साल भर बिजली जनरेट करने का ये काम करने करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एसजेवीएन और एनएचपीसी को इसमें सपोर्ट दिया नेपाल ने, तो ये भी याद रखना है। जेवलिन मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? बताइए भाई। जेवलिन तो हुआ क्या? यूनाइटेड स्टेट के स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडिया को इस जेवलिन मिसाइल और एग्जा कैलिबर प्रोजेक्टाइल्स बेचने के लिए लगभग 92.8 मिलियन डॉलर का डील अप्रूव कर दिया है। कौन कौन सी मिसाइल? एक तो जैवलिन मिसाइल, और दूसरी भी याद रखिएगा एग्जा कैलिबर। ये एक प्रकार के प्रोजेक्टाइल्स है।
तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसको डेवलप किसने किया है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इसको डेवलप करा गया है और इसको इंडिया को ये देने की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और अमेरिका की एक दो कंपनी है उनके द्वारा इसको डेवलप करा गया है। नेक्स्ट है जी सरल SIMS। ये एक इनिशिएटिव है कौन से मंत्रालय का, किसकी बात कर रहे हैं हम, सरल SIMS। तो याद रखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उन्होंने इस सरल SIMS नाम का एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है अंडर स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि SIMS। व्हाट इज दिस SIMS? यह है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसको 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव करा जाएगा। पर्पस यही है कि जो स्टील इंपोर्ट्स है उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा जा सके। तो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व थी इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अगला है जी रिसेंटली डिस्कवर्ड आउल फ्लाई स्पीशीज प्रोटीडिकैरस एल्बो कैपिटेटस was found in which state? तो ये एक उल्लू मक्खी की प्रजाति है जिसको हाल ही में डिस्कवर करा गया है। तो साइंटिस्ट ने 134 साल बाद केरला के अंदर ये एक नई आउल फ्लाई स्पीशी को डिस्कवर करा है। तो स्पीशी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखेंगे, प्रोटी ड्रैकिसेरस एल्बो कैपिटेटस, ये इसका नाम है। ओके, केरला से हुई है डिस्कवरी। अगला है जी कूनो नेशनल पार्क की लोकेशन बताइए कौन से स्टेट के अंदर है। तो चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि इंडियन बोर्न चीता जिसका नाम है मुखी, ये इंडियन बोर्न चीता है। इसने कूनो नेशनल पार्क में 5 जो कब्स होते हैं उनको जन्म दिया है। तो जो कि एक चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा रही है। इस कूनो नेशनल पार्क जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, यहाँ पर ये वाला काम हुआ है। तो ये बड़ा एक इवेंट है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि कूनो नेशनल पार्क को कब स्थापित करा गया था, तो इसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक बात आपको याद रखनी है। तो नेशनल पार्क भी डिक्लेयर करा गया था, नेशनल पार्क इसको 2018 में डिक्लेयर हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे। सेंचुरी इसको 1981 में करा गया था, नेशनल पार्क इसको 2018 में वो करा था इन्होंने डिक्लेयर। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये विंध्य हिमालय के पास, विंध्या जो हिल्स है उनके पास है। नेक्स्ट है JCM। व्हाट इज दिस JCM? ये है एक ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। ये एक बायलैटरल इनिशिएटिव है कौन से दो देशों के द्वारा, मतलब द्विपक्षीय पहल है, किस देश के द्वारा ये शुरू करी गई है, ये इन्होंने पूछा है। JCM, व्हाट इज दिस JCM और ये किसने किया है, चर्चा में क्यों है? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ना, उन्होंने 11th इस JCM पार्टनर कंट्रीज मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया। तो उसी वजह से ये हमारा एक न्यूज बन गया मार्केट में। आपसे पूछा जा सकता है कि ये है क्या, तो ये जापान गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया था और ऑफिशियली इसको 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एडवांस्ड डीकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजीज है उनको प्रमोट किया जाए, जो जापानीज इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू पार्टनर कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया जाए। तो ये एक बड़ी चीज है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में भी देखा जाता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके आर्टिकल 6 के अंदर आपका ये विद इन UNFCCC के अंदर ये काम भी करता है। तो बड़ी चीज है, जापान के द्वारा ये लॉन्च करा गया था। अगला है भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बताइए कौन से स्टेट के अंदर है, कौन सी सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, भोरमदेव चर्चा में क्यों है? तो छत्तीसगढ़ के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ईस्टर्न रेंज में 2 गौर को पोचर्स ने मार दिया। तो जब ये जो जंगली जानवरों की शिकार वगैरह करते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से ये जो इन्होंने काम किया ना शिकारियों ने, कि इन्होंने 2 गोर्स जिनको हम बाइसन भी कहते हैं, बिसन बोल दीजिए, बाइसन बोल दीजिए, गौर बोल दीजिए, इनको इन्होंने मार दिया। तो इससे ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर सीरियस कंसर्न उठ रहे हैं। तो इस सेंचुरी की डिटेल हमसे पूछी जा सकती है कि भाई ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। इसको सेंचुरी कब घोषित करा गया था, 2001 के अंदर घोषित किया गया था। तो ये जो मैकल रेंज है ना सतपुरा हिल्स की, वहां पर ही आपका लोकेटेड है।
अगला है विच इज द ओनली इंडियन रिवर दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटने वाली जो भारत की एकमात्र नदी है उसका नाम बताना है। देखो सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, ज्यादातर लोगों को पता होता है माही रिवर के बारे में, लेकिन हुआ क्या है, ये तो हमें पता है कि माही रिवर यूनिक है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है, जो कि राजस्थान के अंदर एक यू शेप लेने की वजह से आपको ये नजर आती है। तो ये चर्चा में थी। एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पहले तो ये याद रखेंगे। माही रिवर सभी को पता है, इसको माही सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से होता है ये भी हमसे पूछा जा सकता है। ओरिजिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा अगर आपसे कल को इस माही रिवर का पूछा जाएगा, तो विंध्या रेंज, एमपी से इसका ओरिजिनेशन होता है। लगभग 500 मीटर सी लेवल पर इसकी हाइट पहुंचती है। मध्य प्रदेश से होकर ये फिर आपका राजस्थान के अंदर जाती है, फिर गुजरात से होती हुई अरेबियन सागर के अंदर निकल जाती है। तो चर्चा में थी, तो ये एक सवाल इससे बन सकता है। अगला एक फेस्टिवल का नाम इन्होंने पूछा है, फेस्टिवल है संगई फेस्टिवल। ये पूछ रहे हैं कि इसको बताइए कि कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो संगई फेस्टिवल है ना, 2025 मणिपुर में इसको शुरू किया गया। लेकिन इंटरनली जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, जो आईडीपीज हैं और एनजीओज हैं, उनके प्रोटेस्ट की वजह से पब्लिक अटेंडेंस इसके अंदर कम रही। तो लेकिन हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है, इसके हाईलाइट ये है कि भाई जो एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है मणिपुर का, उसमें इसको सांगाई फेस्टिवल को देखा जाता है। तो यहाँ पर ना मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है, क्या नाम है उसका? संगाई। ये क्या है? स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। इसके नाम पर ये फेस्टिवल आपका रखा जाता है। मणिपुर की जो इंडिजिनस कल्चर और ट्रेडिशंस है उसको शोकेस इस फेस्टिवल के अंदर करा जाता है। गाने बजते हैं, डांस होते हैं, ट्राइबल्स के आर्ट फॉर्म्स के सेलिब्रेशंस होते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट की अट्रैक्शन जो इस सांगाई फेस्टिवल से निकल कर आता है वो होता है कि यहाँ पर ना रासलीला परफॉर्म करा जाता है, जो कि क्लासिकल मणिपुरी डांस है। तो ये वाली बात भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एन आउटब्रेक ऑफ लैप्टोस्पायरोसिस आफ्टर द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हुरिकेन मेलिसा इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में हरिकेन मेलिसा से हुई तबाही के बाद किस देश ने लैप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप की घोषणा करी है? देखो ये जो हरिकेन मेलिसा था बहुत ज्यादा चर्चा में था। जमैका में इस हुरिकेन मेलिसा के बाद इस आउटब्रेक को डिक्लेयर किया है। अब इस डिजीज के अंदर क्या होता है ना, ये एक फेटल बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? एक फेटल बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का है। तो ये कहां पर आ जाएगा? आपका जमैका में सी ऑप्शन चला जाएगा। इसलिए रिलेटेड हमें बात रखनी है। इसमें ना स्किन के छोटे छोटे कट या मतलब वुंड हो जाता है। ओके, अगला एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है जिसका नाम है दोरजीलुंग। बताइए कि ये कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? तो चर्चा में इसलिए है कि जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है ना, उन्होंने इस डीजीपीसी डीजीपीसी बोले तो ये ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है, इसके साथ इस डोरजिलुंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट को साइन किया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से देश के अंदर है। तो ये भूटान के अंदर करा जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 1125 किलो वॉट इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। एक रन ऑफ द वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि भूटान के अंदर आपका आएगा। अच्छा, इसकी रिवर भी पूछी जा सकती है, पड़ोसी देश है भूटान, तो वहां पर हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो कुरीचू कुरीचू रिवर पर ये आपका डेवलप करा जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। ऑजी इंडेक्स 2025, ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कौन से देश के बीच में करी जाती है। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑजी नाम लिया है। तो हमारे इंडिया की तरफ से आईएनएस शाद्री, कौन सा? आईएनएस शाद्री ने इस ऑजी डेक्स 2025 बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब इसमें जो इन्वॉल्व कंट्री है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। चलो ये तो आपका आसान हो गया, लेकिन इसको कब स्टार्ट करा गया था? 2015 में स्टार्ट करा गया था।
और हर साल ये 2 बार कराई जाती है, ये बाईएनुअल एक्सरसाइज है। तो लोकेशन 2025 की आपको अगर पूछा जाए तो ये नॉर्दर्न पैसिफिक के अंदर आयोजित करी गई थी। एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जाए, जो स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम पार्टनरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करा जाए। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। Which ministry has released the revised draft of भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि भारत एनसीएपी का एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो कि आपको यहाँ पर बी विकल्प के अंदर नजर आ रहा है, उन्होंने इस भारत एनसीएपी के रिवाइज ड्राफ्ट को रिलीज किया है। अब आप इस भारत एनसीएपी के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है कि इसको कब स्टार्ट करा गया। अक्टूबर 2023 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि एक वॉलंटरी जो कार सेफ्टी रेटिंग प्रोग्राम है ना, वो है। तो इसके अंदर आपकी चर्चाएं बनती हैं, और नया ड्राफ्ट क्या कहता है वो मेरे को पता नहीं है यार। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स एनुअल पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन, आपकी योजना आपकी सरकार आपका द्वार। ये देखो, एक राज्यों के द्वारा करे जाने वाले इस प्रकार के कैंपेन रिलेटेड सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको झारखंड की सरकार को याद रखना है, जिन्होंने अपनी एनुअल पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन को लॉन्च किया। इसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और पंचायत लेवल कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें डोर स्टेप गवर्नेंस को पहुंचाने की बात हो रही है। और इस 2025 के कैंपेन में ये कह रहे हैं कि जो मतलब सेक्टर वाइज अप्रोच है वो हम बढ़ाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस राज्य से संबंधित ये आपका बनता है। अगला एक और फेस्टिवल का नाम आज की क्लास में आपको नजर आ रहा है, ये है आपका मंगसिर बग्वाल फेस्टिवल। ये पूछ रहे हैं कि इसको कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो चर्चा में क्यों है? ये जो फेस्टिवल है ना, ये उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के अंदर दिवाली के बाद एक फोक फेस्टिवल है। पोस्ट दिवाली फोक फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। तो उत्तराखंड गढ़वाल का रीजन इसका लोकेशन हो जाएगा। और मंथ हो सकता है ये पूछ ले, तो मंगसिर मंथ इसके अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कार्तिक दिवाली के 1 महीने बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। अगला एक नदी का नाम आपको यहाँ पर दिया है, पजियार रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कि ये कौन से भारत के राज्य से होकर बहती है। चर्चा में क्यों है? कि ये जो रिवर है ना, ये तमिलनाडु के कन्या आई मीन वहां पर कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसकी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसमें रिसेंटली सीवेज और अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है ना वो छोड़ा जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ रहा है और उसके इश्यू सामने आ रहे हैं। तो हमसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको नजर आएगी, है ना। तो महेंद्रगिरी जो हिल्स है ना, वहां से इसका ओरिजिन होता है, एंड देन फिर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका आगे बढ़ती है। CSIC 1.0 यानी कि साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च करा गया कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है, जिसको ISEA प्रोजेक्ट कहा जाता है। उसके अंदर में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन और साइबर हाइजीन अवेयरनेस को बढ़ाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि मेटी के द्वारा ये लॉन्च करा गया। और उसका जो प्रोजेक्ट है वो ICEA है एक। व्हाट इज दिस ICEA? ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, उसके अंदर में इसको लॉन्च करा गया है। विच कंट्री ओरिजिनली डेवलप्ड द हैमर वेपन सिस्टम? ये बहुत ज्यादा चर्चा में था भी, ये हैमर वेपन सिस्टम। तो हुआ क्या? जो हमारा BEL है, व्हाट इज दिस BEL? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरी तरफ फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है साफरान। साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने मिलकर इस हैमर वेपन सिस्टम के लिए ज्वाइंट वेंचर को साइन किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये जो हैमर है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है हाईली अजाइल, चलो लिख देते हैं, हाईली अजाइल एंड मैन्यूरेबल। मैन्यूरेबल देख लीजिएगा आप, मेरे को पता नहीं है, लास्ट में ये एक्सटेंडेड रेंज आता है, हाईली अजाइल करके है। फिर ये आपका
मैन्यूरेबल करके आता है, तो मेरे को थोड़ा एक दो टर्म मेरे मिस हो रहे हैं। तो इसको फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम मैंने आपको बताया, साफरन इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा डेवलप करा गया है। ओके। नया है हैली गुब्बी वोल्केनो, जिसको हाल ही में न्यूज के अंदर देखा गया। बताइए कौन से देश के अंदर है, क्या नाम है इसका? हैली गुब्बी। तो चर्चा में क्यों है? ये इथोपिया का एक क्षेत्र पड़ता है जिसको अफार रीजन कहा जाता है। वहां पर 10,000 साल के बाद ये इरप्ट हुआ है। तो ये भाई साहब इरप्ट हो गए, तो इसलिए हमारे से साइंटिफिक और क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है कि ये कहाँ पर है। इस प्रकार का है, शील्ड वोल्केनो है। ये सब बातें हमसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है जी, अभू जमाड़िया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर पाई जाती है? क्या नाम है इसका? अम्भू जमाड़िया। तो क्यों चर्चा में है भाई? चर्चा में इसलिए है कि जो बस्तर रीजन है ना, वहां पर इस ट्राइब के यूथ को पार्टिसिपेशन बस्तर ओलंपिक जैसे इवेंट में काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ट्राइबल इंक्लूजन के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो ये जो आपकी लोकेशन रहेगी वो छत्तीसगढ़ का, आपने एक बस्तर वाला जो रीजन है, वहां पर ये जनजाति प्राइमरली पाई जाती है। तो ये था भी हमारे नवंबर के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर का डिस्कशन। इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे से इस ऐप पर जाकर वीकली करंट अफेयर वाले कोर्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मेरे इसी ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस भी मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और भी आपके मल्टीपल कोर्सेज हैं, जैसे कि एक 20,000 प्लस के जीके क्वेश्चन के कलेक्शन का एक कोर्स है, और भी कोर्सेज हैं, तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, RobinSIRG। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।